आजादी के अमृतकाल वर्ष में एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आज मैं आपको पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की तुलना दिखाऊंगा, और वो भी दस्तावेज के आधार पर जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। अब इस समय के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी या फिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दोनों के समय में भारत चीन समस्या एक बहुत बड़ा विवाद का केंद्र रहा है, और इसी समस्या को लेकर के जो दोनों प्रधानमंत्री हैं उनके व्यक्तित्व को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आखिर किस प्रधानमंत्री की वजह से ये देश कमजोर हुआ, किसकी नीतियों का फायदा चीन को मिला, और वो कौन सा प्रधानमंत्री है जो इस देश के सनातन धर्म को दकियानूसी समझता था और धर्म ग्रंथों के उद्धरण से उन्हें चिढ़ थी। आज मैं साक्ष्यों के आधार पर इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक दस्तावेज दिखाता हूं, आप देखिए। ये है नेहरू का भाषण, पूर्व प्रधानमंत्री यानी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण जो आज से ठीक 60 साल पहले 14 अगस्त 1962 को लोकसभा में दिया था। ये वो समय था जब भारत चीन के बीच संघर्ष एकदम से तय हो चुका था, उस माहौल में दिया गया था। और जो ये दूसरा वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, ये है प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जो चीन के साथ संघर्ष के दौरान दिया गया था। डोकलाम, गलवान, ये दोनों समस्याएं हो चुकी थी, और ये भाषण है 3 जुलाई 2020 का जो लद्दाख में दिया गया था। अब मैं इन दोनों भाषण के जरिए, इसकी तुलनात्मक अध्ययन के जरिए एक बहुत बड़ी कहानी चीन को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो पहली कहानी वो है 45 करोड़ बनाम 130 करोड़। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय इस देश की आबादी 45 करोड़ थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी भी 45 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ भारतीयों को एक नहीं माना, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में देखा। जबकि प्रधानमंत्री मोदी 130 करोड़ भारतीयों को अपनी ताकत समझते हैं, उनकी एकता का गुणगान करते हैं। अब मैं एक एक करके दोनों चीजें दिखाता हूं, आप देखिए। 14 अगस्त 1962 को नेहरू जी ने अपने भाषण में कम से कम 6 बार इस पूरे दस्तावेज में 45 करोड़ भारतीयों का जिक्र किया, मगर उन्हें हर बार अलग अलग पेश किया। एक जगह क्या कहते हैं आप देखिए। इस बात का जिक्र करने का भी कोई औचित्य नहीं है कि हमारे 45 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हैं। अब ये अंग्रेजी में है, मैंने ट्रांसलेट करके आपको ये पूरा का पूरा बता रहा हूं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे और खतरनाक बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अब आप देखिए। जब हमारी सामान्य गतिविधियों की बात आती है तो हम 45 करोड़ हैं जो निरंतर 45 करोड़ भागों में बटे हैं। अगर इतने नहीं तो कम से कम अनेक भागों में बटे हैं। एकता अथवा एकता के प्रयास का यह मतलब नहीं है कि आलोचना बिल्कुल ही न की जाए। आप समझिए इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है उनके भाषण में। मतलब 45 करोड़ लोगों को वो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की मानसिकता का पता इस बात से भी पता चलता है कि जब कोई 45 करोड़ भारतीयों के साहस की बात करता है ना, तो वो उनका उपहास करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं ये आप इस बयान से समझने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं कि जब हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य सहायता प्राप्त करने की बात चल रही थी, तब हमारे 45 करोड़ व्यक्तियों के साहस की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आप देखिए युद्ध की परिस्थिति चीन के साथ, चीन कई भूभाग पर कब्जा भी कर चुका है, और उस समय भी वो अपने ही नागरिकों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, उसका मनोबल तोड़ रहे हैं। अब जब जनता ही डिमोरलाइज हो जाएगी तो वो देश तो मृत हो जाएगा ना। कौन जीत सकता है? वो देश कभी जीत सकता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी में आइए, उनकी सोच एकदम अलग है। 3 जुलाई 2020 को जब वे लद्दाख पहुंचते हैं तो 130 करोड़ भारतीयों के
शौर्य का जिक्र करते हैं, उनका जिक्र करना भूलते नहीं है, लेकिन उनका संदर्भ एकदम अलग है। आप उनका ये बयान सुनिए, वो क्या कहते हैं। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया। देख रहे हैं ना, 45 करोड़ भारतीयों को एक प्रधानमंत्री टुकड़ों में बांट देना चाहता है और एक प्रधानमंत्री 130 करोड़ देशवासियों को एकजुट रखने का प्रयास करता है, उसके शौर्य की याद दिलाता है। चीन के साथ युद्ध के हालात में अब शांति का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नेहरू और मोदी के लिए शांति का अर्थ एकदम अलग है। दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों का परिणाम अलग है। और जवाहरलाल नेहरू शांति को अपनी कमजोरी की ताकत बनाने पर तुले हुए थे। कमजोरी तो उनके बयान से झलकता है, लेकिन उनके भीतर का जो साहस की कमी है ना, वो शांति के आवरण से ढक देना चाहते थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए शांति वीरता का आभूषण है। अब नेहरू की कोशिश क्या थी, प्रधानमंत्री नेहरू की, कि ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे चीन भड़क जाए और हमला कर दे, हमारे भूभाग पर कब्जा कर ले। बस वो ये सोचते ज़रूर थे, जो दस्तावेज में देख रहा हूँ, कि चीन भले ही थोड़ी बहुत ज़मीन हथिया ले, लेकिन हम तो भैया शांति की ही बात करेंगे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आपको उनका एक बयान दिखाता हूँ। 14 अगस्त 1962 का ही ये बयान है। देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं, मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि हमारे हाथ पैर क्यों ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमाणु बम हो सकता है, या तिब्बत में उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक हैं जो हमें ऊपर से गोली मार सकते हैं। वे हमें गोली मार सकते हैं, वे हमारे लिए कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। हमारी सेना की कुछ चौकियों पर कब्जा कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हार गए हैं। हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को उठाते हुए उनका सामना करेंगे और दृढ़तापूर्वक उनका सामना करेंगे। तो ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। देखिए शांति की बातें किस तरीके से हो रही हैं। अब मैं आपको दस्तावेज में थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूँ। अपने सांसदों को ज्ञान की घुट्टी पिलाने के बाद नेहरू आगे क्या कहते हैं, अब आप यहाँ देखिए। वो कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये ऐसा सोचें कि यह कायरता है। अंग्रेजी के भी डॉक में कायरता लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचें कि यह कायरता है कि हम युद्धोन्माद की बातें नहीं करते। मैं उन्हें फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के शूरवीर साहसी लोग जो अत्यधिक युद्धोन्माद की बातें करते थे, उनकी अंततः पराजय हुई, क्योंकि शत्रु पक्ष की रणनीति बेहतर थी और उनकी सोच और उनके हथियार बेहतर थे। अब देखिए क्या क्या बातें कह रहे हैं नेहरू जी, ये समझिएगा। फिर आपको मैं जब कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी को लेकर आऊँगा ना, तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इतना कुछ विस्तार से कहने के बाद नेहरू जी निरस्त्रीकरण की बात करते हैं और फिर यह तय हो जाता है कि वे किस प्रकार कमज़ोर नींव में छिपकर शांति को अपनी ताकत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप उनका ये वाला हिस्सा बयान का देखिए। वर्तमान विश्व के संदर्भ में जब निरस्त्रीकरण, शांति स्थापना इत्यादि के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है और इतने प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए यह एक बुरी बात होगी जो निरस्त्रीकरण और शांति के पक्षधर रहे हैं, वे युद्धोन्माद की बातें करें। अब देखिए कितना बड़ा आवरण ढक लिया कि हम तो जी निरस्त्रीकरण की बात करते, अब हम युद्धोन्माद में चले जाएं। पता है उनको कि चीन आक्रमण करने वाला है, पता है उनको कि चीन ने बहुत सारे भूभाग को कब्जा कर लिया, लेकिन वो निरस्त्रीकरण की बात कह रहे हैं।
और संसद के भीतर। आगे जब मैं बढ़ूंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि उनका जो पूरा आइडियलिज्म है वो खत्म हो गया और किस तरीके से भारत को नुकसान उठाना पड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी 2020 में जो बयान देते हैं ना वो एक नए भारत को प्रदर्शित करता है। और 3 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में जाकर गरजते हुए शांति को एक नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया। वे हिमालय की गोद में क्या कहते हैं जरा ये बयान सुन लीजिए। शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। समझ गए ना? शांति को लेकर दो प्रधानमंत्रियों के रवैये में, सोच में कितना फर्क है। और यही वजह है कि उस समय का भारत और इस समय का भारत कितना बड़ा फर्क है। उस भारत को नेहरू जी ने कमजोर बना दिया था और ये भारत आत्मनिर्भर है, पूरी ताकत के साथ गरजता है और चीन को जवाब देता है। सेना के सशक्तिकरण को लेकर भी पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री इस समय के मोदी की सोच में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब चीन पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपना चुका था उसके बाद भी नेहरू जो है वो सेना के सशक्तिकरण में पैसा लगाने के खिलाफ रहे। ये स्थिति है। मतलब उनको ये पता था कि चीन किस प्रकार का रवैया अपना रहा है और उसके बाद यह, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच अलग है। वो हर हाल में सेना के आधुनिकीकरण के पक्ष में है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उनके बयान का एक हिस्सा दिखाता हूं। देखिए 14 अगस्त 1962, 60 साल पहले की कहानी है। मैंने सदन को अभी बताया है कि अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई, वह धनराशि जिसकी जरूरत विकास के लिए, उसे लड़ाकू विमान और ऐसी अन्य चीजों पर खर्च करने से मुझे नफरत है। हर एक लड़ाकू विमान न जाने कितनी फैक्ट्रियों, कितने प्लांट, कितने हॉस्पिटल और कई चीजों की लागत के बराबर हो सकता है। फिर भी हम यह तय करते हैं क्योंकि परिस्थितियां कुछ वैसी हैं, लेकिन हम उस तरीके से खर्च करने की बहुत अधिक इच्छा नहीं होने के बावजूद कर रहे हैं। अब साथियों, इतिहास तो गवाह है कि युद्ध तो कोई चाहता नहीं है और किसी को किसी से खतरा ना हो तो कोई क्यों युद्ध में पैसा खर्च करेगा। नेहरू जी की बात को सुन करके अच्छा लगता है। एक तो मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि वो माने मंदिर का विरोध करते हैं, विकास की बात करते हैं। यहाँ से सेना के आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन विकास हुआ कहाँ? क्या हम कभी विकसित देश बन पाए? नहीं बन पाए। लेकिन यहाँ मामला तो युद्ध का है, यहाँ तो अपनी स्वतंत्रता का है, यहाँ अपनी संप्रभुता का है। और याद रखिए कि एक तरफ नेहरू सेना के लिए पैसे तो लगा रहे थे, या तो छोड़ देते, लेकिन वो लगा तो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि हम पैसा लगाना नहीं चाहते, यानी वो सेना का मनोबल तोड़ रहे थे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सेना के साथ खड़े रहे और वो लद्दाख में क्या कहते हैं, अब मैं आपको ये बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। अब समझ लीजिए, सेना के आधुनिकीकरण को लेकर इतना बड़ा फर्क है दो प्रधानमंत्रियों की सोच में। अब आप समझिए एक प्रधानमंत्री होने से देश में कितना बड़ा बदलाव आता है। यही तो ये चीजें दर्शाती हैं।
अब मैं आपको चीनी विस्तारवाद की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी हो या उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू, दोनों चीनी विस्तारवाद को लेकर बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो जानते थे, ये दोनों जानते थे और जानते हैं कि चीन विस्तारवाद में लगा हुआ है, लेकिन विस्तारवाद को लेकर के इनका अर्थ क्या था और परिणाम क्या निकालते थे, इसमें बड़ा फर्क है। नेहरू जी पता है क्या कहते थे कि चीन जो ये विस्तारवादी नीति अपना रहा है ना, वो हमारी सद्भावना खो देगा, सद्भावना खो देगा। उनको इस बात की चिंता थी, जमीन भले ले लो लेकिन सद्भावना खो देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साफ कहते हैं कि इस विस्तारवाद की वजह से चीन आपका नामो निशान तक मिट सकता है। बिना नाम लिए ये बात कहते हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं प्रधानमंत्री नेहरू किस प्रकार से अपनी बात शुरू करते हैं, आप समझिए। वे कहते हैं, इस सदी के 50 के दशक की शुरुआत में यही स्थिति थी। यह लगभग वही समय था जब चीन ने तिब्बत को कब्जे में लिया था। नेहरू का बयान बता रहा हूं। और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे कि इसे रोका जा सकता था। लोगों को लगता है कि अगर हमने यह कहा होता, नहीं आप कतई ऐसा नहीं कर सकते, तो वे इसे रोक देते, मतलब चीन इसे रोक देते। या हमने अगर कहा होता कि हम उन्हें मान्यता नहीं देंगे, तो वे इसे रोक देते। निश्चय ही यह एक काल्पनिक बात है। सच्चाई यह है कि उन्होंने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया और उसके तुरंत बाद जो ही उनका आधिपत्य मजबूत हुआ, उनका नियंत्रण मजबूत हो गया। ये पूरी कहानी नेहरू बता रहे हैं। और नेहरू तिब्बत की बात करते करते उन इलाकों पर भी पहुंचते हैं जो भारत के थे और जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये तो राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बड़ा आरोप लगाते हैं मोदी जी पे, नेहरू जी यहाँ खुद के बोल रहे हैं और युद्ध से पहले की बात है कि चीन ने कब्जा कर लिया। देखिए नेहरू क्या कहते हैं, बड़ी ही मासूमियत से बता रहे हैं। उसके लिए, उसके मतलब तिब्बत के लिए, तिब्बत उसके लिए उन्हें रसद पहुंचाना और अन्य ज़रूरी सामान पहुंचाना कठिन हो गया था। चीन की बात बता रहे हैं, क्योंकि गोबी मरुस्थल में परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी। धीरे धीरे उन्होंने वहां सड़क बनाई, जिससे अक्साई चीन के उत्तरी भाग से सिक्यांग से होते हुए तिब्बत तक गाड़ियां जाने का रास्ता बन गया। 1 या 2 वर्षों के बाद उन्होंने उस मार्ग पर और सुधार किया और नई सड़क बनाई। उसके बाद वो आगे एक बात और कहते हैं, देखिए 1957 में चीन ने हमारे क्षेत्र में पहली बार अतिक्रमण किया। नेहरू बोल रहे हैं, ये बयान उनका है। हमें उस सड़क के बारे में 1957 के अंत अथवा 1958 में पता चला। बड़ा इल्जाम लगाते हैं अभी की सरकार पर। उस समय खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसने हमारा अतिक्रमण किया, हमको पता ही नहीं चला, हमको तो बहुत बाद में पता चला। ये नेहरू बता रहे हैं। और उसके बाद आगे का बयान सुनिए क्या कहते हैं। जब 1959 में हमने चीनी सरकार के पास इसके बारे में विरोध प्रकट किया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मजा देखिए, नेहरू जी को एक तो पता ही नहीं चला कि अतिक्रमण हुआ, और जब अतिक्रमण हो गया तो उसके बाद बहुत बाद में जाकर वो खुद कह रहे हैं कि चीन को बताया, और जब चीन को बताया, आपत्ति जताई, तो चीन ने कोई जवाब भी नहीं दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी कहानी है। आज जो मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उनको ये पूरा वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। जिसे मेरे इस वीडियो को प्लीज़ आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि चीन के मामले में नेहरू की सोच क्या थी, विचार क्या थे, और उससे देश को किस प्रकार से नुकसान हुआ। नेहरू इतना ही नहीं, जो चीनी विस्तारवाद की नीति के तहत भारत पर किस प्रकार से कब्जा कर रहा था, ये वो जानते थे। भले संसद में कुछ कहें, लेकिन उनको सारी चीज़ें पता चल रही थी। और 14 अगस्त 1962 को लोकसभा में दिए उनके इन बयानों से साफ जाहिर है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस विस्तारवाद के ऊपर चीन को वो धमकी देते हैं, नेहरू जी धमकी देते हैं। और क्या देते हैं ये भी आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। वो कहते हैं, मुझे जब कोई व्यक्ति मिलता है, अमेरिकी अथवा अंग्रेज़ अथवा यहाँ पर उपस्थित प्रेस के लोग अथवा विदेशी प्रेस के व्यक्ति मिलते हैं, तो मुझसे पूछते हैं, आपका क्या विचार है कि चीन ने भारत के विरुद्ध यह कदम क्यों उठाया।
जब उसने किसी अद्भुत पहाड़ को प्राप्त करने की आशा में भारत की कीमती मित्रता गंवा दी। लाइन सुनिएगा, भारत की कीमती मित्रता गंवा दी चीन ने। ये कह रहे हैं मेरे पास उनके लिए कोई उत्तर नहीं है, मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं विभिन्न बातों का अनुमान लगा सकता हूँ, तिब्बत में क्या हो रहा है आदि आदि। अपना विस्तार करने की उनकी पुरानी नीति और अपने अलग मानचित्रों के अनुसार कल्पना करना कि अमुक क्षेत्र हमारा है, यह कहना कि हम दूसरों को झुकाने में समर्थ हैं, ऐसा कुछ भी विचार हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए तो यह असाधारण है। मैं इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचता हूँ मुझे उतना ही लगता है कि चीन ने ऐसा क्यों कर दिया। यह छोटा मामला नहीं है। अब आप ये लाइन समझिए, नेहरू जी कह रहे हैं यह छोटा मामला नहीं है कि वे भारत की सद्भावना खो देंगे। यह चीन के 650 मिलियन लोगों के लिए भी एक छोटा मामला नहीं है, यह एक बड़ी बात है और उन्होंने हमारी सद्भावना खो दी है। उन्होंने ऐसा किसके लिए किया? वह ऐसा करते रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप वह एशिया के कई देशों की सद्भावना खोते जाएंगे। उन्हें इसका भारी नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए कि चीन ने आपके एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, वो भी शांति के समय में। युद्ध तो चल ही नहीं रहा था। युद्ध तो आप समझिए अक्टूबर में शुरू हुआ 1962 के। ये मैं 14 अगस्त का बयान सुना रहा हूँ और उसके बाद नेहरू बोल रहे हैं कि तुमको बहुत नुकसान हुआ है, तुमने हमारी सद्भावना खो दी है और बाकी लोग की सद्भावना भी खो देंगे। तो ये है नेहरू के विचार। अब आप प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर आइए। मोदी चीनी विस्तारवाद पर बात करते हुए कोई लाग लपेट नहीं करते और आप देखिए सीधी चेतावनी दे रहे हैं। 3 जुलाई 2020 को उन्होंने लद्दाख में क्या कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। आप ये बयान सुनिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। और सिर्फ इतनी बात ही नहीं कहते, प्रधानमंत्री मोदी चीन को खुली चेतावनी देते हैं। आप ये बयान सुनिए। साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। और याद रखिएगा दोस्तों कि नेहरू ने तो खुद ही माना था कि उन्होंने चिट्ठियां भेजी और चीन ने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर मोदी जी ने बिना नाम लिए चेतावनी दी थी, लेकिन चीन को जवाब देना पड़ गया। तो ये है दोनों प्रधानमंत्रियों के रुख में अंतर और चीन के बर्ताव में अंतर। अब मैं पूर्वजों की कहानी बताता हूँ। वो साहस है, संबल है या दुर्बलता की निशानी है? प्रधानमंत्री मोदी और नेहरू के विचारों में इसमें भी एक बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्वजों का गौरवगान करते हैं, उनकी बड़ाई करते हुए जोश भरते हैं इस पीढ़ी में, वहीं दूसरी तरफ नेहरू पूर्वजों की बातों को बताकर अपनी हार को जस्टिफाई करते हैं। वो दशकों की दास्तां को बताते हैं इसलिए कि उनको पता है कि वो हारने वाले हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, आपको मैं बयान सुनाता हूं। 14 अगस्त 1962 को लोकसभा में क्या कहते हैं जरा देखिए। जब भी किसी ने भारत पर विजय हासिल की है
तो वह विजय प्राप्त करने वाले का गौरव नहीं था, बल्कि ऐसा हमारी अपनी कमजोरियों, एकता की कमी, आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन तथा बेहतर हथियार न होने के कारण हुआ। अब समझिए कि आप लड़ रहे हैं, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, आज़ाद भारत मिला है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आप पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई? आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्वज मतलब नेहरू की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन यहाँ तो नेहरू ने सभी पूर्वजों को ऐसी बात कह दी। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में मोदी क्या कहते हैं, अब आपको मैं वो सुनाता हूं। आप देखिए किस प्रकार से अपने पूर्वजों का, अपने इतिहास का, भारतीय संस्कृति सभ्यता का गौरव गान करते हैं। सुनिए। विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। अगर ध्यान से देखें तो विश्व युद्ध के समय तो भारत गुलाम था, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों की बहादुरी को उस समय ढूंढ कर लाते हैं और इस समय देशवासियों में साहस का संचार करते हैं। ये है बहुत बड़ा फर्क। अब मैं धर्म ग्रंथों की बात करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी और नेहरू की सोच में धर्म ग्रंथों को लेकर एक बड़ा फर्क नजर आता है। नेहरू जहां धर्म ग्रंथों के उद्धरण से चिढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों में जाना पसंद करते हैं और वो उससे अपनी ऊर्जा, उत्साह का संचार करते हैं, लोगों की भावना को जगाते हैं। लेकिन नेहरू ऐसा नहीं करते। और नेहरू क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं। 14 अगस्त 1962 को जब लोकसभा के किसी एक सदस्य ने उन परिस्थितियों में महाभारत की चर्चा कर दी, तो देखिए किस प्रकार से नेहरू चिढ़कर बयान देते हैं। वो कहते हैं, मुद्दा यह है कि अब हम इस गंभीर स्थिति का किस प्रकार सामना करें। मैं मानता हूं कि यह स्थिति राजनीतिक अथवा सैन्य मानी जा सकती है। महाभारत की बात करना उपयुक्त नहीं होगा। नेहरू जी कह रहे हैं ये कि महाभारत की बात करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि अब हम वर्तमान में रहते हैं। यद्यपि महाभारत की पुस्तक अत्यंत प्रसिद्ध है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे हमें सीमा संबंधी विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। ये कह रहे हैं नेहरू। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच नेहरू से एकदम अलग है। वे चीन को चुनौती देने के लिए, अपनी सेना में साहस का संचार करने के लिए वो एक तरफ जहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का उद्धरण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं, उनके उपदेश बताते हैं। और यही नहीं, जिस महाभारत से अभी नेहरू जी चिढ़ रहे हैं ना, उस महाभारत के उद्धरण को भी प्रधानमंत्री मोदी लाते हैं। भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं वो। आप सुनिए इनका एक बहुत छोटा सा बयान भगवान कृष्ण को लेकर क्या कह रहे हैं। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध की चर्चा भी करते हैं और वो क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें
सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। तो देख लिया आपने, धर्म ग्रंथ, भारतीय संस्कृति, परंपरा, हमारे जो मतलब पौराणिक देवी देवता हैं उनको लेकर के किस प्रकार की भावना है। अब मैं आपको 1962 के भारत और 2020-22 जो प्रधानमंत्री मोदी का काल चल रहा है, इस समय के भारत की तुलना करता हूं। मैं ये आंकड़ा मैं इसलिए 2020 का दिखा रहा हूं, 19-20 का, क्योंकि उसी समय ये गलवान और डोकलाम की घटना के बाद ये बयान आया था प्रधानमंत्री मोदी का। 1962 में चीन की अर्थव्यवस्था 47.21 बिलियन डॉलर की थी। 1962 की बात बता रहा हूं। और भारत की अर्थव्यवस्था 42.16 बिलियन डॉलर थी, यानी सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का फर्क। मतलब भारत की और चीन की अर्थव्यवस्था बराबरी पर थी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन आप उन 2019 की बात कीजिए, जब ये परिस्थितियां गंभीर हुई थी। हालांकि अब भी रह रहकर चीन का मामला उठ जाता है। चीन की अर्थव्यवस्था करीब 14,200 बिलियन डॉलर की हो चुकी है और भारत की अर्थव्यवस्था 2,972 बिलियन डॉलर, 2019 की बात बता रहा हूं मैं, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था से करीब 5 गुना ज़्यादा। लेकिन आज मोदी राज में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, अर्थव्यवस्था का अंदाज़ा हर कोई लगा रहा है। अभी जब रिसेशन की बात आ रही है ना, तो भारत के ऊपर कोई सशंकित नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। चीन की अर्थव्यवस्था डवाडोल है और चीन ने जिसका साथ दिया वो भी बेकार स्थिति में, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक, जिसके बारे में भी बोल लीजिए। ये तो अर्थव्यवस्था की बात हुई। और परमाणु विकास के मामले में भी 1962 में भारत आगे था और ये बात खुद प्रधानमंत्री नेहरू बताते हैं। उसी समय का आपको एक भाषण का हिस्सा दिखाता हूं, आप देखिए। श्री करणी सिंह जी ने मुझसे परमाणु बम और उस चीन के पास परमाणु बम है के बारे में कुछ पूछा है। मैं नहीं जानता कि चीन के पास कब परमाणु बम उपलब्ध होगा। व्यापक रूप से कहा जाए तो यद्यपि हम किसी परमाणु बम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मेरा मानना है कि हम परमाणु ऊर्जा के संबंध में चीन से बहुत ज़्यादा विकसित हैं। प्रधानमंत्री नेहरू कह रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा के मामले में वो चीन से ज़्यादा अच्छे थे। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि बराबरी के स्तर पर खड़े होने के बाद भी चीन से भारत बुरी तरह से हार गया। चीन ने भारत को इतनी पटकनी दे दी, वो सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की नीति थी। और जानते हैं, नेहरू की नीति सिर्फ इतनी नहीं थी, वो भारत को डरा रहे थे, भारत के लोगों का हौसला तोड़ रहे थे, भारत के प्राचीन इतिहास के नकारात्मक बातों को सामने रख रहे थे। इतना ही नहीं, वे चीन की पैरवी कर रहे थे। मतलब भारत की स्थिति इतनी मजबूत थी कुछ चीज़ों में कि चीन को अपने लिए भारत की तलाश थी और भारत उसी में मतलब भारत का नेतृत्व बहे जा रहा था। अब कैसे, ये भी समझिए कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता नहीं मिली और स्थायी सदस्यता नहीं मिली और भारत उसकी पैरवी कर रहा था। अमेरिका कह रहा था कि भारत को कि तुम स्थायी सदस्य बनो, लेकिन नेहरू जी तो आदर्शवादी बोल रहे थे कि चीन बनेगा। इससे ज़्यादा कोई देशद्रोही कदम हो सकता है क्या? जो सावरकर को आरोप लगाते हैं उनको ये बातें सोचनी चाहिए। और मैं आपको एक और बयान दिखाता हूँ। ऐसा नहीं था कि नेहरू जी को रोकने वाला उस समय कोई नहीं था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी संसद में, लोकसभा में एक युवा नेता थे और उनका मैं आपको एक बयान सुनाता हूँ। 4 सितंबर 1959 का ये बयान है। लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू की चीन की नीति की धज्जियां उड़ाते हुए क्या कहा था, अब आप ये देखिए। वाजपेयी जी ने कहा, उस समय की बात बता रहा हूं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी भारत ने फैसला किया है कि हम चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने के प्रस्ताव को इस बार फिर से उठाएंगे। पिछले 7 सालों से हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं, लेकिन क्या आज की परिस्थिति में इस प्रस्ताव को हम उठाएं, इस बात की आवश्यकता है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में आना चाहे, मगर जो कुछ हो रहा है हमारे और चीन के बीच में, क्या उसको देखते हुए हमें पहल करनी चाहिए चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह देने की? वाजपेयी जी पूछ रहे हैं।
मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को प्रवेश दिलाने के प्रस्ताव को ड्रॉप कर दे। अगर दुनिया का कोई भी देश उस सवाल मतलब तिब्बत के सवाल को उठाए तो हम उसका समर्थन कर दें। वाजपेयी जी इतना भी बता रहे हैं कि तुम्हारी इतनी इच्छा है तो समर्थन कर देना, तुम क्यों उठा रहे हो जी। और आगे कहते हैं, यदि हम तिब्बत के सवाल को उठाने को तैयार नहीं तो फिर चीन जो कुछ हमारे साथ कर रहा है उसको देखते हुए चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिलाने के लिए पहल क्यों करें। अब आगे वाजपेयी जी क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, तभी आपको भारत की विदेश नीति की मूर्खता नजर आएगी उस समय की। वो कहते हैं, आखिर जैसा मैंने कहा, चीन से मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह लात मारते जाए और हम उनके चरणों को चूमते जाएं। मित्रता आत्मसम्मान के आधार पर हो सकती है। चीन आक्रमणकारी है, चीन हमारी सीमा पर प्रवेश करने आया है। अब आप सोचिए, ये वाजपेयी जी बता रहे हैं, अगर नेहरू ने उस समय अपने इस युवा सांसद की बात मान ली होती तो भारत इतनी बड़ी त्रासदी का शिकार नहीं होता। और चीन जिसने मतलब भारत की ओर आंख उठाया और इतना बड़ा अपमानजनक हार दिया, पूरी दुनिया के सामने भारत की करारी हार हुई, हमारे भूभाग को छीन लिया, मतलब चीन ये गुस्ताखी कभी नहीं करता। लेकिन साथियों, अच्छी बात यह है कि आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत है। वो आंख भले ही किसी को दिखाता नहीं है लेकिन आंख मिलाकर बात करता है। ये आत्मनिर्भर भारत है। ये बिल्कुल आइडियलिज्म पर नहीं जीता, ये जिसको बोलते हैं ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जीता है, ताकि आप बचे रहेंगे तभी तो आपका पूरी दुनिया में सम्मान होगा। और इस नाते प्रधानमंत्री मोदी इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय ही नहीं सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री भी अगर कहे जाएं आने वाले समय में, तो आप इस पे आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को दिखाने की बहुत डिटेल से मैंने कोशिश की है ताकि आपको चीन के मामले में नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को अच्छी तरह से समझ सकें। बहुत रिसर्च किया है मैंने, एक एक बिंदु को उठाने के लिए मैंने ये कोशिश की है कि वो तुलना सटीक तरीके से आप तक पहुँचे। और राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को भी ये देखना चाहिए जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी पर चीन को लेकर गंभीर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब चीन क्या करता है, भारत किस प्रकार से जवाब देता है, ये तो पूरी दुनिया आज देख रही है। लेकिन बीते दशकों में जो चीज़ें नेहरू ने की है उसकी आज हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, ये समझने की ज़रूरत है। और ये आपके सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।